अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। स्टोरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। आज की पहली स्टोरी रामेश हुसैन ने रावलपिंडी से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। आज से तकरीबन 18 साल पहले की बात है, जब मेरे पापा जो कि एक बैंक में जॉब करते थे, इनकी पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में हो गई। जो घर हमें रहने को मिला वो पार्टीशन से पहले का था, लेकिन खूबसूरत था और डबल स्टोरी था। घर के पीछे बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें बड़े बड़े दरख्त लगे थे, सफ़ेदे के दरख्त थे। 6 कमरों पर मुश्तमिल घर देखकर हम बहुत खुश हो गए। मैं और मेरी सिस्टर का कमरा इकट्ठा था। मेरा इकलौता भाई इस वक्त 9 माह का था। दादी भी हमारे साथ थी। हमारा बंगला नुमा घर आबादी से ज़रा हटकर था। बैंक की तरफ से हमें एक घर के लिए कामकाज के लिए मेड भी मिली हुई थी, जिनको हम सरवर चाचा कहते थे। खैर फिर घर की सेटिंग वगैरह हो गई तो हमने आराम से रहना शुरू कर दिया। मेरा और मेरी बहन का स्कूल में दाखिला भी हो गया। जल्द ही ज़िंदगी रूटीन पर आ गई। एक दिन बहुत अजीब वाक़या हुआ कि मेरा छोटा भाई कमरे में अकेला सोया हुआ था। अम्मी किचन में खाना बना रही थी तो भाई ने रोना शुरू कर दिया। घर में सिर्फ अम्मी और दादी थी। अम्मी भागकर जैसे ही कमरे में गईं तो देखा कि भाई तो सोया पड़ा है। वो बहुत हैरान हुई और वापस किचन में ये समझकर आ गईं कि रोकर सो गया होगा। फिर कुछ देर ही गुजरी थी कि भाई ने रोने की दोबारा आवाज़ें आईं। अम्मी फिर कमरे में गईं। किचन से कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, मगर फिर जैसे ही कमरे के करीब गईं तो उन्हें महसूस हुआ कि भाई तो सोया हुआ है। अम्मी को अजीब सा लगा, जैसे कोई गड़बड़ है। उन्होंने दादी को बताया, मगर दादी ने कहा कि इन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी है। फिर शाम को हम सब इकट्ठे बैठकर टीवी देख रहे थे। दादी ऊपर वाली मंजिल पर नमाज़ पढ़ रही थी तो अम्मी को उन्होंने आवाज़ दी। अम्मी जी कहती है उठकर चली गई। हम सब हैरान थे कि अम्मी किधर जा रही हैं। अम्मी ऊपर गई तो दादी नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मी वैसे ही खड़ी रही। जब दादी ने नमाज़ ख़त्म की तो हैरत से अम्मी से पूछा। अम्मी ने सारी बात बताई। दादी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अम्मी इस दिन के बाद बहुत परेशान रहने लगी थी। अब्बू को बताती तो वो उनका वहम कह देते। अक्सर अम्मी को आवाज़ें सुनाई देती थीं। हम बच्चे थे, इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक दिन तो मेरे साथ जो हुआ इसने सबको ही हैरान कर दिया। हमारे गार्डन में मेरी बड़ी बहन खड़ी थी और वो इस तरह दरख्तों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी कि जैसे छुपन छुपाई खेल रही हो। जब मैंने इसे आवाज़ दी कि वो बोली, तुम भी हमारे साथ खेलो। मैंने पूछा कि किसके साथ बोली हो। मेरे और इस लड़की के साथ, जबकि वो अकेली थी। मैंने कहा कि वो तो अकेली है, तो उसने लेफ़्ट साइड पे इशारा किया और बोली कि किधर गई है, अभी तो इधर ही थी। वो भी हैरान सी थी। खैर मैंने ये बात अम्मी को भी बता दी, जिसके बाद अम्मी डर गई। दादी ने अम्मी को कहा कि घर में कुरान ख़वानी करवाओ, मगर हम इस शहर में नए थे, किसे बुलाते। अब तो कुछ अजीब व गरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब्बू ने भी कुछ लोगों को नया घर ढूंढने का कह दिया था। उन लोगों ने अब्बू से कहा कि जिस घर में आप रहते हैं वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। अम्मी भी सुबह शाम तिलावत करती। दादी भी बाकायदा सोम सलात की पाबंद थी। हम लोग इतना डर गए थे कि ऊपर सोना ही बंद कर दिया। अब ऊपर वाली स्टोरी खाली हो गई थी। अक्सर रात को ऊपर ऐसे लगता कि जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हों, बच्चे खेल रहे हों, और कभी कभी तो किसी मर्द और औरत के रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती, जैसे कि आपस में लड़ रहे हों। लेकिन हमने अपना सब कुछ नीचे ही सेट कर लिया था और हैरत इस बात पर थी कि हम हादी भी हो गए थे इन सब की बातों के। लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरा घर तलाश कर रहे थे और ऊपर की स्टोरी का दरवाज़ा भी हमने बंद कर दिया था। एक दिन तो अम्मी किचन में खड़ी खाना बना रही थी तो अब्बू के वक्त से जल्दी घर आ गए और आते ही सीढ़ियों से ऊपर चले गए। अम्मी ने अब्बू का नाम लेकर उन्हें पुकारा, लेकिन वो सुनी अनसुनी कर कर ऊपर चले गए। अम्मी ने दादी को बताया तो दादी ने कहा कि नहीं, वो किधर गया है, मैं तो लॉन्च में थी,
तुम वहीं से गुजरता जिस पर अम्मी ने अब्बू को फ़ोन किया तो अब्बू बैंक में थे। इस वाक़े के बाद हम लोग इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि हमने अपने आप को एक कमरे तक महदूद कर लिया। हम एक ही कमरे में सोने लगे थे और अकेले रहना भी छोड़ दिया था। मेरा छोटा भाई, इकलौता भाई, बहुत बीमार रहने लगा था। अम्मी को कोई इनके नाम से बुलाता था। मुझे तो अक्सर ऊपर की स्टोरी से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी। सरवा चचा ने तो डर गए थे। इन्होंने हमारी नौकरी भी छोड़ दी। एक दिन मैं टीवी देख रही थी कि मुझे किसी बच्ची की आवाज़ आई। वो मेरा नाम लेकर मुझे बार बार बुला रही थी कि चली जाओ। एक रात हम सब सोए हुए थे तो बाकायदा ऐसा लगा कि जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे और ऊपर उतर रहे हैं। इस टाइम अब्बू ने अपने एक बैंक कोलीग को इमरजेंसी में कॉल की और उन्हें सब बता दिया। इसने हमें इस रात अपने घर रखा और हमने पक्का फैसला किया कि अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमारा जो भी सामान था अब्बू के कोलीग ने वो मंगवा कर अपने ही एक कमरे में रखवा दिया और जब तक हमें दूसरा घर नहीं मिला हमने वहाँ पर ही रिहाइश रखी। अब ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी कि इस तरह हमारे साथ हुआ। तो घर की हकीकत पता चली कि पाकिस्तान बनने से पहले इस घर को एक अंग्रेज़ ने रखा हुआ था और उसी ने बनाया था। वो शहर का डीसी था। उसने एक औरत से शादी की और इसके 3 बच्चे भी थे। एक रात न जाने किस वजह से उस औरत का कत्ल कर दिया गया और उसने ख़ुद को भी गोली मार दी। दूसरे दिन इनकी लाशें मिली थीं और वो भी ऊपर वाली स्टोरी से थी। फिर उसके बाद इस घर को जिसने भी लिया वो वहाँ पर रह नहीं पाया और ये घर वीरान ही रहा। हमारे साथ जो भी हुआ वो आज तक मैं नहीं भूल सकता। क्या वो इस ख़ानदान के भूत थे? ये सवाल आज भी मेरे जहन में आता है। लिसनर्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी शाह हुसैन ने गुजरांवाला से भेजी है। मेरे पास एक बकरी का बच्चा था जो मुझे पापा ने तीसरी जमात में अव्वल आने पर दिया था। मैं सारा दिन इसके साथ खेलता रहता, कभी इसको चारा डालता और कभी इसको नहलाता। मेरा सारा वक्त इसके साथ अटकलियाँ करते में गुजर जाता। मैं प्यार से इसे गुड्डू कहता था। मैंने इसे घर के गैराज में बांधा हुआ था। स्कूल से आकर मैं इसे खोल लेता और इसका रस्सा पकड़कर गली में निकाल जाता। सारा दिन इसे इधर उधर घुमाकर वापस लेके आता। इसकी वजह से मेरी पढ़ाई में भी हर्ज होने लगा था। इसकी वजह से मेरी पढ़ाई में भी गैप आने लगा था और मैं पढ़ाई से ज़्यादा इसको टाइम देने लगा था। अम्मी ने मुझे बहुत रोका लेकिन मैं इनकी बात कहाँ मानता था। तंग आकर उन्होंने अब्बू को शिकायत लगा दी। बाबा ने मुझे बहुत प्यार से समझाया। मैंने टेम्पररी तौर पर तो इनसे वादा कर लिया लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी फिर से वही रूटीन हो गई। मैं अब स्कूल तो जाता था मगर बहुत ही बेदिली के साथ। मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं इसको छोड़कर कहीं भी जाऊं। मेरा इसके साथ बहुत ज़्यादा दिल लग गया था और वो भी मेरे साथ बहुत अटैच था। मैं स्कूल में जो भी खाने की चीज़ लेकर जाता वो इसको अपने साथ खिलाता। वो जो भी चीज़ खाता मैं बहुत खुश होता और हर चीज़ खाने का आदी हो गया था। बिस्किट, चॉकलेट और जो भी मैं खिलाता वो आराम से खा लेता था। हमारे स्कूल के रास्ते में एक बाग पड़ता था। मैं इस बाग के करीब से गुजरकर स्कूल जाता था। अक्सर औकात बाग के पास से गुजरते वक्त दरख्तों की कुछ टहनियाँ और घास तोड़ लेता था और वापसी पर गुड्डू को खिला दिया करता था। वो मुझे बेहद प्यारा था। फिर एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रहा था। बाग के पास से गुजरते वक्त मैंने गुड्डू के लिए बाग की ज़मीन से कुछ नरम घास तोड़ने का फ़ैसला किया और ये सोचकर मैं बाग में घुस गया। थोड़ी देर घास तोड़ने के बाद मुझे अचानक घास में पड़ा एक अंडा नज़र आया। वो बतख के अंडे के साइज़ से कुछ ज़्यादा बड़ा था और इसमें बारीक और मध्यम सी स्याह धारियाँ बनी हुई थी। मैंने वो अंडा उठा लिया और अपनी जेब में रखकर घर ले आया। उस दिन अम्मी और मेरे बाबा किसी शादी में गए हुए थे। मेरी बड़ी दोनों बहनें घर पर मौजूद थीं। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और सोने का कहकर अपने रूम में चली गईं। मगर मैं कहाँ सोने वाला था। मैंने इनके सोने के बाद वो अंडा निकाला और किचन में चला गया। मैंने बहुत बार अम्मी को अंडा बनाते देख चुका था। मेरी उम्र बहुत कम थी सो मुझे अंदाज़ा ना हुआ कि वो किस चीज़ का अंडा हो सकता है।
सस्पेंस में मैं था। मैंने अंडा तोड़ा और तवे पर डाल दिया, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अंडे की जर्दी स्याह थी और इसकी सफ़ेदी पर बारीक स्याह धारियाँ थीं। मुझे ना जाने क्यों इससे कराहियत आई और खाने को जीना चाहा। मैंने इसके छिलके बाहर गली में फेंक दिए और अंडा अपने मेमने गुड्डू को खिला दिया। अंडा खिलाने के बाद कुछ देर बाद वो मुझसे खेलता रहा। थोड़ी देर बाद वो एकदम से गिर गया और इसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था और ये खून हैरत अंगेज़ तौर पर स्याह रंग का था। मैं घबरा कर भागा और आपा के पास जाकर सो गया। फिर शाम को जब मैं उठा तो गुड्डू बिल्कुल ठीक था। वह मामूल के मुताबिक मेरे साथ ही खेलता रहा। मैं भी खुश था और मैंने दोपहर वाले वाक़ये को बिल्कुल सर से निकाल दिया। मैंने इसका किसी से जिक्र नहीं किया ताकि मुझे डांट ना पड़े। फिर उस रात जब हम सोने के लिए लेट गए तो तकरीबन आधी रात के वक्त था जब मेरी आपा की आंख अजीब सी आवाज़ पर खुल गई और ये आवाज़ गैराज से आ रही थी। मेरी आपा ने घबरा कर अम्मी को जगाया और हम सब जाग गए। गुड्डू बहुत अजीब खौफनाक सी आवाज़ें निकाल रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो या कि किसी की कैद में हो। मैं खौफज़दा होकर अम्मी की गोद में दुबक गया। बाबा गैराज में गए मगर फ़ौरन ही वापस आ गए और उन्होंने सख्ती से हम सबको गैराज में जाने से रोक दिया। अम्मी के पूछने पर भी उन्होंने कुछ ना बताया। मैं नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा है, बस वो कुरानी आयात का विर्द करते रहे और पानी पर दम कर कर हम सबको भी पिलाया और घर के हर कोने को दम कर दिया। इसके बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई मगर सब घर वाले इस रात सो ना सके। अगले दिन बाबा ने गुड्डू को बेचने का इरादा कर लिया। मैं ये सुनकर रोना शुरू हो गया। उस दिन इतवार का दिन था और मुझे स्कूल से छुट्टी थी। अम्मी और बाबा को वलीमे में भी जाना था, सो वो मेरी बहनों को मेरा ख्याल रखने का कहकर चले गए। कुछ देर बहनें मेरा पहरा देती रहीं मगर फिर वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गई और मैं इनसे नज़र बचाकर गैराज में चला गया। गुड्डू निढाल पड़ा था और इसके जिस्म पर छोटी छोटी बारीक काली धारियाँ बन गई थीं। मैं कुछ देर इसके पास बैठा इसके जिस्म पर हाथ फेरता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं इसकी हालत देख नहीं पा रहा था। इस दिन मैंने बहुत कोशिश की लेकिन गुड्डू ने मेरे हाथ से कुछ भी ना खाया। वो ज़मीन पर पड़ा रहा और एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं। इसकी आंखें और जिस्म अजीब रंग से हो गए थे। मुझे इससे खौफ आ रहा था लेकिन मुझे इससे इस कदर मोहब्बत थी कि मैं इसको अकेला नहीं छोड़ पा रहा था। मेरी बहन ने मुझे आवाज़ दी तो मैं दौड़ता हुआ अंदर चला गया। इस दिन मैं सारा दिन उदास रहा और बार बार मेरा रोने को दिल करता। मेरा दिल चाहता कि मेरा गुड्डू पहले जैसा हो जाए और मैं इसके साथ खेलूं। जब अम्मी और बाबा वापस आए तो उन्होंने सख्ती से मुझे उधर जाने से मना किया था। रात को मैं बोझे दिल के साथ सो गया। अगले दिन हम उठे तो गुड्डू गैराज में मुर्दा पड़ा था। उसकी जान निकल चुकी थी और इसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया था। मैं बहुत रोया, बहुत चीखा, मगर बाबा ने इसको एक बोरी में डाला और न जाने कहाँ डाला है। उसके बाद बाबा ने पूरे घर पर और घर के हर फर्द पर दम करवाया। मैं उसके बाद काफ़ी दिन बीमार रहा और मुझे गैराज से गुजरते हुए कई दिन तक गुड्डू की आवाज़ें आती रहीं। मुझे यूँ लगता कि जैसे वो मुझे पुकार रहा हो। आज इस वाक़ये को 20 साल गुजर चुके हैं मगर आज भी ये वाक़या मेरे जहन पर नक्श है। मुझे अब भी कभी कभी गुड्डू बहुत याद आता है मगर मैं आज तक नहीं जान सका कि इसकी अचानक मौत कैसे हुई और वो क्यों 2 दिन के अंदर मौत के मुंह में चला गया। ये स्टोरी सहर खान ने मियाँ वाली से भेजी है। आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाती हूँ। ये वाक़या मेरी सास के साथ पेश आया जो मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुना रही हूँ। एक मर्तबा मैं अपने खेतों में घास काटने गई थी। घास काटते काटते ख्याल ही ना रहा और बेख्याली में मैंने चूंटियों के एक बड़े से बिल पर से घास काट डाली। मगर जैसे ही मेरी नज़र इस बिल पर पड़ी तो मैंने डर के मारे घास वहाँ छोड़ी और डर के भाग गई। मैं आपको बताती चलूँ कि चींटियों के बिल के बारे में ये बात मशहूर है कि इसमें जिन होते हैं। अगर कोई इनको यानी चींटियों को कोई नुकसान पहुंचाता है या बिल पर से गुज़रता है, चाहे वो बेदहानी में ही सही हो, तो जिन इस शख्स को नहीं छोड़ते और तंग करते रहते हैं। घास काट कर जब मैं फारिग हुई तो असर के वक्त घर आ गई
اور شام کو کسی کام سے باہر چلی گئی۔ رات کو جب واپس آ رہی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک 12-13 سال کا لڑکا بیری کے درخت کے نیچے سے مسجد کے راستے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگ گئی اور اس کے بغل میں کوئی چیز بھی تھی۔ جب وہ مسجد کے پاس آیا تو بلب کی روشنی میں نے واضح طور پر دیکھا کہ اس کے بغل میں اس مقدار میں گھاس تھی جو میں چیونٹیوں کے بل پر چھوڑ آئی تھی، اور یہ دیکھ کر خوف کے مارے میں اپنے گھر کے قریب ہوتے ہوئے بھی پیچھے کی طرف دوڑنے لگ گئی، اور جب مڑ کر دیکھ تو وہ لڑکا ہمارے گھر کے پاس کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، بیٹا وہاں اس کے پاس رکھا تھا۔ میں جلدی سے اپنے جیٹ کے گھر میں داخل ہو گئی اور سب برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بدحواس دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے اور وجہ پوچھنے لگے تو میں نے ساری بات بتا دی۔ وہ سب میرے ساتھ باہر نکل کر آ گئے، مگر جب ہمارے گھر کے پاس پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ عنایا نے بھیجا ہے۔ یہ بات سن 1990 کی ہے، جب میرے شوہر کے ماموں کی وفات سعودی عرب میں ہوئی اور میت کو لایا گیا۔ میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کی زبانی یہ کہانی سناتی ہوں۔ میرے ماموں میرے ساتھ سعودی عرب میں رہتے تھے۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ میں ساتھ رہتا تھا، اس لیے میت کو پاکستان لانا اور کفن دفن سب میری ذمہ داری تھی۔ میت کو دفنانے کے بعد ہم نے قبر کے گرد باڑ لگائی، کیونکہ ہمارے ہاں جنگلی جانور بہت پائے جاتے ہیں۔ دن کے وقت تعزیت کے لوگوں کا رش رہتا تھا، اس لیے میں اور میرا کزن 2 دن کے بعد رات کو باڑ لگانے کا فیصلہ کیا اور ان کی طرف گئے۔ اپنے ٹائم پر ہم تینوں قبرستان پہنچے۔ سردی اپنے عروج پر تھی، بارش تھم چکی تھی، مگر برف باری شروع تھی۔ ہم لوگ اپنے کام کر رہے تھے، سردی ناقابل برداشت تھی۔ میرے کزن نے کہا کہ میں گھر سے چائے لے کر آتا ہوں، دوسرا کزن بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس وقت میں قبرستان میں اکیلا تھا کہ اچانک کچھ قبریں چھوڑ کر ایک قبر پر ایک آدمی بیٹھا نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ اتنی رات کو کوئی چور ہوگا جو قبرستان میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ میں نے آگے جا کر کہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے پاس جانے کا میں نے فیصلہ کیا اور میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں شیر کی طرح روشن تھیں۔ میری چھٹی اس نے مجھے بتایا کہ یہ معاملہ چوری چکاری کا نہیں ہے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، پر میں اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جو بھی چیز تھی بغیر پلکے جھپکائے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور ڈر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر رہا تھا کہ اچانک مجھے میرے کزن نے آواز دی کہ تنویر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کزن کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ دیکھو، لیکن جب کزن نے دیکھا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ اچانک وہ کہاں غائب ہو گیا۔ برف باری بہت تیز ہو چکی تھی۔ ہم نے سوچا کہ گھر کی طرف آرام کرنے چلتے ہیں، باقی کام صبح کر لیں گے۔ میرا گھر قبرستان کے سامنے ہی ہے۔ میں ساری رات اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ صبح جب میں نے سب سے اس کے بارے میں پوچھا تو علاقے کے کوئی بھی لوگ اس کو نہیں جانتا تھا۔ میں آج بھی یہ بات یاد رکھتا ہوں کہ میں ڈر جاتا ہوں۔ حسین نے یہ سٹوری سینڈ کی ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو آج سنا رہا ہوں، یہ میرے عزیز دوست کے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ آئے میں آپ کو اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ 8 اکتوبر 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا جو کہ بہت شدید تھا، جس کی تباہی سے پاکستان کے بالائی علاقوں میں بہت نقصان ہوا تھا۔ ان دنوں میں فلاحی ادارے کے ساتھ منسلک تھا۔ یہ ادارہ ہم دوستوں اور کچھ اور حضرات نے اپنی مدد آپ کے تحت قائم کیا تھا۔ ان دنوں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے ہر شہر میں سامان بھیجا جا رہا تھا، تو ہمارے ادارے نے بھی سامان بھیجنے کا ارادہ کیا اور ایک ٹرک تیار کیا۔ ہم 4 دوست اور ایک بزرگ ڈرائیور کے ساتھ اس ٹرک میں بیٹھ گئے۔ ہم 8 سے 10 گھنٹوں کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے۔ وہاں سامان دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لگتا تھا کہ پورا پاکستان مدد کے لیے آ پہنچا ہے۔ خیر، ہم نے سوچا کہ ہمیں کسی کے آگے کی بستی کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم سوچ کر ہم دوسرے راستے سے آگے روانہ ہوئے۔ کافی آگے جا کر ہمیں ایک ایسا علاقہ ملا جہاں مدد کرنے والے افراد کم تھے۔ ہم فوراً ٹرک لے کر
ایک جانب کھڑے ہو گئے اور وہاں پہنچے اور زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے دیکھا سب سے دور ایک شخص اکیلا ملبہ ہٹانے میں مصروف ہے۔ میں اس کی مدد کو لپکا۔ وہ جس جگہ بھی اشارہ کرتا وہاں سے ایک زندہ انسان نکل آتا۔ میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ آ گیا اور میری مدد کرنے لگا۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی پراسراریت تھی اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھیں تھیں جس سے وہ نظر ملاتا ایسا لگتا کہ جیسے روح میں جھانک رہا ہو۔ میں جوان ہوتے ہوئے بھی گھبرا جاتا۔ ایک جگہ وہ مایوسی سے سر ہلا کر بولا، دیر ہو گئی ہے مگر نکالو۔ ہم نے پتھر ہٹایا تو ایک آدمی کی لاش نکلی۔ ہم لاش کو سڑک کنارے لے آئے۔ اب کچھ اور لوگ بھی مدد کرنے لگے۔ وہ شخص مجھ سے بولا کہ آؤ اس شخص کی نماز جنازہ کر کے دفنا دیں۔ معلوم نہیں کہ اس کے لہجے میں کیا تھا، میں انکار نہ کر سکا اور اس کی لاش لے کر قریبی جنگل کی طرف چل پڑا۔ لاش اس شخص نے اٹھائی ہوئی تھی اور ہوا کی طرح چل رہا تھا۔ اس چھوٹے سے جنگل نما علاقے میں پہنچے تو وہاں اور بھی قبریں تھیں۔ ایک قبر تازہ کھدی ہوئی تھی۔ میں نے اس بات پر دھیان نہ دیا اور سوچا کہ شاید لوگوں نے مرنے والوں کے لیے کھود کر رکھی ہوں گی۔ پھر جب ہم نماز جنازہ پڑھنے لگے تو اس آدمی نے کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اپنے بھائیوں کو بھی بلا لوں۔ میں نے کہا کہ ضرور بلا لیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ آ جاؤ بھائیوں۔ اس وقت ہر درخت کے پیچھے سے ایک بزرگ شخص باہر نکل آیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ خوف سے میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمی مجھ سے بولا کہ ڈرو نہیں اور نماز پڑھاؤ۔ میں ان دنوں شرعی داری میں تھا اور الحمدللہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا۔ خیر جیسے تیسے میں نے نماز پڑھائی اور میت کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ تمام بھائی واپس درختوں میں چلے گئے اور وہی شخص صرف میرے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ اب میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بولا کہ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ ہم قوم جنات سے ہیں اور یہاں آباد ہیں۔ ہم 52 بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری عمر 157 ایئرز ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مدد کرنے آئے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ میں بے تحاشا بھاگا اور ٹرک کے پاس آ کر گر گیا۔ میرے ساتھ آنے والے بزرگ اور دوست پریشان ہو گئے اور سامان دے کر فوری واپس آ گئے۔ میں اگلے 3 دن تک بخار میں جلتا رہا۔ دم درود اور اللہ کے پاک نام کے وظیفے نے میری جان بچا لی۔ وہ جن نیک جن تھے اور انہوں نے انسانوں کی بہت مدد کی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت نرمی سے بات کی۔ وہ بے حد خوبصورت اور لمبے چوڑے تھے، لیکن وہ آنکھیں میں آج تک نہیں بھول پایا۔ میری روح میں خوفناک آنکھیں وہ آج تک اتری ہوئی ہیں۔ آج کی آخری سٹوری نازیہ بلوچ نے سندھ سے بھیجی ہے۔ یہ کہانی تقریباً 1920 کے دور کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کہانی ایک گاؤں کی لڑکی کی ہے۔ اس کی دادی کی بہن کی کہانی ہے۔ دادی کی فیملی سندھ کے ایک ریگستانی علاقے میں رہتی تھی جسے ہم سندھ میں کاچو کہتے ہیں۔ کاچو میں پانی کی بہت قلت ہوتی ہے تو پانی کے لیے لوگوں کو بہت دور جانا پڑتا اور لکڑی کے لیے بھی بہت دور جانا پڑتا۔ دادی کا ابو نہیں تھا، 2 بہنیں، ایک بھائی، ایک ماں اور سب سے بڑی دادی کی بہن تھی۔ پھر دادی اور دادی کے بھائی تھا، تو گھر میں مرد نہ ہونے کی وجہ سے دادی کی ماں کو سارے کام خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ صبح کا ٹائم تھا تو دادی کی امی نے کہا کہ چلو آج لکڑیاں چننے کے لیے جنگل چلتے ہیں۔ تو دادی کی اماں نے بچوں سے کہا کہ وہ گھر میں بیٹھیں اور ایک بچہ میرے ساتھ چلے، جس پر سب بچوں نے کہا کہ ہم گھر پہ اکیلا نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہاں پہ یہ مشہور تھا کہ اس علاقے میں ایک ڈائن رہتی ہے۔ اسی وجہ سے بچے گھر پر نہیں رہ رہے تھے۔ تو دادی کی اماں نے کہا کہ چلو سب میرے ساتھ چلو۔ پھر انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور ایک کپڑا بھی اٹھایا اور جنگل کی طرف نکل گئیں۔ راستے میں دادی کی بڑی بہن نے پوچھا کہ امی کیا سچ میں گاؤں میں ڈائن آتی ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا اور بچوں کو حوصلہ دیا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی ڈائن نہیں ہے، بس افواہ ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے وہ جنگل پہنچ گئے۔ گرمیوں کی صبح تھی، وہ جلدی جلدی سے لکڑیاں کاٹنے لگیں۔ دادی کی ماں نے کچھ سوکھی لکڑیاں کاٹی
और एक कपड़े में रखी। अभी वो लकड़ियाँ जमा कर रही थी कि इस पे दादी की बड़ी बहन ने आवाज़ लगाई कि अम्मा यहाँ आए। तो अम्मा वहाँ गई और पूछा कि क्या है। तो मरियम ने कहा कि अम्मा देखो कितना सूखा दरख्त है, हम इसी को काट लेते हैं और फिर चलते हैं, हमें फिर हफ्ता भर के लिए जंगल में आना भी नहीं पड़ेगा। अम्मा ने एक नज़र इस पर डाली। वो दरख्त बिल्कुल सूखा था और बड़ा सा खोखला तना कि जैसे कोई छोटा सा कमरा। एक लम्हे के लिए तो अम्मा डर गई कि कहीं ये पेड़ आसेब ज़दा ना हो, लेकिन फिर सोचा कि अगर ये मैं सूखा दरख्त काट कर ले जाऊंगी तो हफ्ता भर के लिए जान छूट जाएगी। इसी लालच से मजबूर होकर वो पेड़ काटने लगी, लेकिन इसकी तबाही का उन्हें अंदाज़ा नहीं था। तो अम्मा आगे बढ़ी और पहली कुल्हाड़ी पूरे ज़ोर से दरख्त पर मारी, फिर दूसरे, और जैसे ही तीसरे कुल्हाड़ी का वार किया तो एक ज़ोरदार और दिल दहलाने वाली चीख दरख्त के तने से निकली। और चीख इतनी ज़ोरदार थी कि अम्मी दरख्त से कोसों दूर जाकर गिरी, और दूसरी चीख से इसके तीनों बच्चे भी इसके पास आकर गिरे। और फिर एक खौफनाक आवाज़ दरख्त के तने से निकली कि आज मैं तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी मासूम बच्ची को मारा है। और वो आवाज़ इतनी भारी थी कि अम्मा के कान के पर्दे फट गए। वो खौफ के मारे सब बच्चों को लेकर घर की तरफ भागी, लेकिन घर तो जैसे अब कोसों दूर हो गया था। वो बच्चों को लेकर घर की तरफ भागती रही। उसे लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो गिरती पड़ती आखिर को घर आ पहुंची। फिर उसने घर आकर ये सारा वाक़या आसपास के घरों को सुनाया, तो सबने यही कहा कि इस दरख्त पर जिनों का साया था, तुमने उन पर जुल्म कर दिया। जिसे सुनकर वो और ज़्यादा परेशान हो गई और फिर वो गांव के इमाम साहब के पास गई और उन्हें पूरा वाक़या सुनाया कि अनजाने में मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। जिस पर इमाम साहब ने उन्हें कुछ पढ़ने को कहा। काफ़ी दिन तक वो इमाम साहब के पास जाती रही और जैसा जैसा वो पढ़ने को कहते वो सब अम्मा करती रही। शुक्र है कि उनके तावीज़ से और दुआ से हमारे घर पर कोई आफत नहीं आई। लेकिन ये वाक़या आज तक हम सब लोग नहीं भूल सके, क्योंकि ये हमें वाक़या हमारी दादी ने सुनाया था। लिसन, ये आज की स्टोरीज़ थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।